ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। अब बढ़ते हैं आगे, बात जरा मुल्क के अंदर सियासी सरगर्मियों की भी करते हैं, जहां पर आज कल एक वज़ीर आला बने हिमाचल प्रदेश के अंदर। आज एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल दूसरी मरतबा गुजरात के अंदर जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म भी पहुंचे हैं, दीगर कुछ लीडरान भी गांधीनगर गुजरात पहुंच चुके हैं। एक तकरीब हो रही है। ये तो दो रियासतों के नताइज हमारे सामने थे, लेकिन जहां तक इस साल के इख्ताम की और नए साल के आगाज की बात है तो साल 2023 में यानी आइंदा बरस तकरीबन 10 से 11 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हैं। अगर जम्मू कश्मीर को शामिल कर लिया जाए तो 11 बनती है, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो तकरीबन 10 रियासतें और यूटीज ऐसी हैं जहां पर इंतखाबात मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह खबर बताना या इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि महज 1.5 बरस रह गया है जब मुल्क के अंदर अप्रैल और मई का महीना साल 2024 का होगा, जब जनरल इलेक्शंस मुल्क के अंदर होगी। और 2024 के लिए सियासी मुबस्सरीन या जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो मानते हैं कि ये जो 10 रियासतों के इंतखाबात हैं या जो इंतखाबी नताइज हैं वो एक तरह से यूनियन टेरिटरी के अंदर जो सूरत हाल होने वाली है, यूनियन टेरिटरीज और रियासतों के अंदर जो सूरत हाल होने वाली है या मुस्तकबिल क्या होगा, वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा इन 10 रियासतों के असेंबली इंतखाबात पर जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर साल 2023 में होने जा रहे हैं। यानी अगला साल जो है वो चुनावी साल होगा जी, और चुनावी साल को देखते हुए फिर 2024 में जनरल इलेक्शंस होंगे। यानी बैक टू बैक दोनों ईयर्स के अंदर 2023 और 2024 के अंदर चुनाव होंगे। और जहां एक तरफ से आसिफ ने आपको पहले ही बताया कि गुजरात के अंदर जिस तरीके से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने अपने झंडे गाड़े हैं, उसके बाद अब चुनाव जो है वो असेंबली के होने हैं जी। राजस्थान के अंदर इंतहाई अहम रियासत है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर 2023 में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में चुनाव होना है, कर्नाटका के अंदर शेड्यूल चुनाव 2023 का है, तेलंगाना के अंदर 2023 में चुनाव होना है, और नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के अंदर 2023 के आखिर तक चुनाव होने हैं। और अगर सरकार का मन रहा और इलेक्शन कमीशन और सरकार के बीच तालमेल बना तो जम्मू कश्मीर को भी आप 2023 में जोड़ कर देख सकते हैं। लेकिन अभी उस सिलसिले में कोई भी सिलेक्टेड डेट नहीं है। लेकिन जो टेंटेटिव डेट्स इलेक्शंस की है वो मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय, त्रिपुरा, उसके साथ तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ रियासतें हैं जहां पर 2023 में इंतखाबी दंगल आपको देखने को मिल सकता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का आपको बराह रास्त मुकाबला भी देखने को मिलेगा। तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के अंदर सूरत हाल कुछ अलग अलग से भी है, रीजनल फोर्सेस भी अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। ताहम बड़ा सवाल ये है, मुबस्सिरीन के मुताबिक जो 2023 में सिक्का उछालकर टॉस जीतकर बैटिंग करके जीत दर्ज करवाएगा, यानी जो इस बड़े वन डाउन और जो इस बड़े मैदान के अंदर वोटिंग के जरिए से जीत को यकीनी बनाया जाएगा, उसके लिए 2024 की राहें कहीं ना कहीं आसान हो सकती है। अब याद रखिएगा, कल वज़ीर आज़म साहब ने जब गोवा के लिए एयरपोर्ट का इनॉग्रेट किया गया था तो क्या कहा, 70 साल में जी 70 एयरपोर्ट बने और पिछले 5-6 साल में 70 से ज़्यादा एयरपोर्ट बने। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कार्ड को अब लाने की कोशिश की जा रही है, प्रोग्रेस रिपोर्ट को सामने रखने की कोशिश की जा रही है ताकि आवाम को याद रहे और 2024 के जनरल इलेक्शंस आते आते आवाम पूरी तरह से गियर अप हो जाए चुनाव के लिए। तो याद रखिएगा 2023 में कमोबेश 11 रियासतें बशमूल जम्मू कश्मीर अगर इंतखाब होगा, और अगर जम्मू कश्मीर नहीं होगा जो शेड्यूल्ड है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो 10 रियासतों के अंदर अब चुनाव देखने होंगे 2023 में, और मार्च से यह सिलसिला शुरू हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा अदलिया की भी करते हैं और उसके बाद एक और अहम मामले पर आएंगे जो हम और आप सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। कैसे खतरात सरमा के दौरान मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं उस पर बात करेंगे और माहिरीन की राय क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन बात जरा एक पार्लिमानी पैनल की भी करते हैं, चूंकि सरमाई इजलास भी चल रहा है और अदलिया के हालात पर तशवीश का इजहार इस पैनल की जानिब से किया गया है। बिलखुसूस मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जो इस वक्त हाई कोर्ट्स के अंदर असामियां खाली हैं, 300 प्लस ऐसी सीट्स हैं जो वैकेंट पड़ी हैं।
25 हाई कोर्ट्स में। और ये जो 25 की 25 असामी, ये 330 जो असामियां हैं, ये तमाम की तमाम जजों की है। और पैनल ने कैसे इस पर हुकूमत पर नाराजगी और अफसोस का इजहार किया, ये कहते हुए कि आप खुद ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि हुकूमत और अदलिया आमने सामने आए, डेडलॉक बना है, यह अफसोसनाक है। और ये जो तनाज़ा चल रहा है हुकूमत और पैनल्स के दरमियान, या जो हुकूमत और जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को लेकर, उसके बीच ये बयान सामने आना हुकूमत पर एक तरह से ये दबाव माना जा रहा है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव ये जो एग्जीक्यूटिव और अदलिया है, उससे क्लियरली इस पैनल ने कह दिया है, ये पार्लियामेंट का एक पैनल था जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी एक तरह से कि आप देखिएगा कि कहां पर हमारे पास इस वक्त कितनी कमी है, जजेस कहां पर सबसे कम पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पेंडिंग केसेस जो है कोर्ट्स के अंदर वो एक दबाव महसूस करवा रहे हैं। हुकूमती इदारों को तो करवाते ही हैं, लेकिन साथ साथ अदलिया के लिए भी एक बड़ा बोझ बने हैं। और जब पैनल ने इसकी गहराई पर जाकर देखा, तहकीक की, तो पता चला कि आज के वक्त में भी 25 हाई कोर्ट्स के अंदर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में 330 जजों की असामियां खाली हैं, जिसका बराह रास्त असर अदलिया पर पड़ा है, बोझ काफी ज्यादा पड़ा है। और जो केसेस आज की तारीख में शायद जिनका मसला हल हो जाना चाहिए था, वो ना होने के सबब मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। और वो जो तारीख पे तारीख वाला एक फॉर्मूला है या डायलॉग कह लीजिए, वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। मरकजी वजारत जो है, लॉ मिनिस्ट्री जो है, उसके तबसरे से बिल्कुल भी इस पैनल ने कोई इत्तफाक नहीं किया, कहा कि वो इससे मुत्तफिक नहीं है, जिसमें कहा गया था कि जो आला इदारे हैं, जजों की खाली असामियों को पूरा करने का वक्त हमारे पास है, लेकिन हम इसके लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी कौन सा जज कहां पर होगा, उनकी फिर अहलियत भी देखी जाती है, सारी चीजें। मगर ये जो पैनल था, इसने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि चाहे वजारत कानून हो या जो लॉ मिनिस्ट्री है, उसकी जो जिम्मेदारियां थी वो उसको निभाने में नाकाम साबित हुई है। और जो तबसरे मुसलसल, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर किए जाते हों या पार्लियामेंट से बाहर किए जाते हों, आप 330 जजों की तकर्री पर जवाब देने के बजाय अलग अलग किस्म के तबसरे करते हैं, अलग अलग किस्म के दलाइल पेश करते हैं, जो कहीं पर भी हम इससे इत्तफाक नहीं कर सकते। ये पैनल की तरफ से इसमें कहा गया है। दूसरा ये कि इन टाइम, यानी अगर आपने एक डेडलाइन तय की हुई है साल 2023 मार्च के महीने तक, साल 2024 अप्रैल के महीने तक आपके पास इन 330 जजों में से कम 150 जज होने चाहिए, तो फिर इसके मुताबिक काम क्यों नहीं हुआ? 2018 का हवाला भी सरकार को दिया गया, एक वजारत की तरफ से एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि 1.5 साल के दौरान अपने इतने जजों की तकर्री मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में लानी है। लेकिन पार्लिमानी पैनल के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो खाली असामियां हैं वो इस वक्त एक दायमी मसला बन गया है। इससे निपटने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इस वक्त सोचने की जरूरत है। और यह जिम्मेदारी पैनल ने क्लियरली मेंशन किया कि हमारी नहीं, मुतलका वजारत की है। यही वजह है कि आप अदलिया और हुकूमती इदारों को आमने सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं। अब जाकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, बसूरत दीगर टकराव वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। चलिए जनाब, जजों की तैनाती को लेकर कॉलेजियम की और सरकार के बीच जो पिछले कई दिनों से तनातनी चल रही थी, उस पर जस्टिस नज़ीर और दीगर लोगों के भी बयान सामने आए हैं। ताहम आज ये दूसरी खबर आसिफ रशीद ने आपके सामने रख दी है। फिलहाल जरा जम्मू कश्मीर के माहौलियात की बात करते हैं। और कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर का आबो हवा बेहतर है, यानी हवा इतना बेहतर है कि अगर बीमार भी आ जाए वो भी रूबत सेहत होकर वापस चला जाए। और पानी के अंदर इतनी हरारत और इतनी रवानियत और इतनी शफाफियत है कि वो बिना डिस्टिलाइज करके भी पिया जा सकता है। हालात क्या है कि 2 बच्चों की मौत हुई है, अगरचे अभी सरकारी तौर पर उसकी तस्दीक होना बाकी है कि क्या ये पीने के पानी की वजह से हुई है या कोई और है, लेकिन बुनियादी तौर पर इशारे यही मिल रहे हैं। और हवा की बात करते हैं तो हवा अभी अब आहिस्ता आहिस्ता करके आलूदा हो रही है। गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया कि डॉक्टर सिकिम्स ने एक बड़ा इंकिशाफ करते हुए इस बात की वजाहत की कि लाखों लोग किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर दम घुटने की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि दम घुटू हवा जो है वो बन रही है, जहर आलूदा हवा जो बन रही है। इस बीच अब खबर ये आ रही है कि मजीद इसमें तहकीकात सामने आ रही है और तहकीक के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी, कोल, केरोसिन और दीगर पोल्यूशन की वजह से भी हज़ारों की तादाद में लोगों की मौत जो है वो सालाना जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। 3000 से ज़्यादा लोग मरे हैं जी इंडोर पोल्यूशन की वजह से। उसके साथ साथ ये स्टडी जब हुई थी, ये जब सर्वे किया गया था, ये 2017 का सर्वे है और इस सर्वे के अंदर ही
इस बात की वजाहत कर दी गई थी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। 10,497 लोग मुख्तलिफ अमराज की वजह से मर चुके हैं, 5,822 उसमें एयर पोल्यूशन, 3,497 लोग जो है वो डोमेस्टिक पोल्यूशन की वजह से, और इस तरीके से ये पोल्यूशन का मामला जो है वो इंतहाई खतरनाक रुख जो है वो इख्तियार कर रहा है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, मजीद डॉक्टर, मुआलिजीन और जो तहकीक कर रहे हैं लोग हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। फैसल, गुज़श्ता दिनों एक बॉम्बशेल गिराया, एक बड़ी बात बताई डॉक्टर सिकिम्स ने, जिसके बाद कई डॉक्टर इस पर चिमेगोइयाँ करते रहे। कुछ लोगों ने कहा कि शायद डॉक्टर साहब का ज़ाती तजुर्बा है, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ वाक़ईतन इस तरीके के हालात है। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि जनाब वो तो एक सिर्फ आउटलाइन खींची गई थी डॉक्टर सिकिम्स की तरफ से कि कितने हजार लोग मारे जा रहे हैं। आप जो खबर अभी थोड़ी देर पहले हमने जो अपने नाजरीन को बताई, ब्रेकअप बताइएगा क्या कुछ उस स्टडी रिपोर्ट के अंदर है, और क्या 2017-18 के बाद भी कोई स्टडी रिपोर्ट हुई है या इसी को बेसलाइन बनाते हुए बातें जो है वो अभी भी की जा रही है? देखिए, जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की आवाम समझ रहे हैं, उनको पता है कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, लेकिन एक चीज उनको बताई जा रही है कि अब डोमेस्टिक पोल्यूशन यानी वो पोल्यूशन जो कि उनके साथ साथ ही रहता है, चाहे वो कोयले के जरिए हो, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हो, या उसके साथ साथ जो बाकी हीटिंग अप्लायंस हम इस्तेमाल करते हैं विंटर्स में, तो वो भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन का एक कॉज बन सकता है। लेकिन अब जब आम लोगों को ये बताया गया कि इससे भी पोल्यूशन होता है, करीबन 3400 के करीब लोग इसे अभी तक मर चुके हैं। और जो सर्वे की बात आप करें 2017 में किया गया था, जिसे बताया गया कि 10,000 से ज्यादा लोग जो है हर साल यहाँ पे पोल्यूशन की वजह से मरते हैं, डिफरेंट पोल्यूशन, जिसमें बताया कि एयर पोल्यूशन जो है उससे करीबन 6,000 के करीब लोग मरते हैं। और जो अब डोमेस्टिक पोल्यूशन की बात आ रही है उससे करीबन 3400 के करीब अमवात हुई है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से आम लोगों को बताया जाए कि डोमेस्टिक पोल्यूशन है क्या, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जो एयर पोल्यूशन है इससे आम लोग यहाँ के अवेयर है, उनको पता है किस चीज से होता है, ट्रांसपोर्ट से होता है, फैक्ट्री से होता है, या बाकी जो चीजें उनसे ये होता है। लेकिन जो डोमेस्टिक है वो तो आम लोगों के साथ साथ ही होता है। खासकर जिस तरह से मैंने पहले कहा कि हम विंटर इस वक्त चल रहे हैं, तो आम लोग पहले ही विंटर से पहले ही कोयला बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वो भी एक मेन फैक्टर है डोमेस्टिक पोल्यूशन का। और उसके साथ साथ जो आजकल हम हीटिंग अप्लायंस इस्तेमाल करते हैं, ब्लोवर है, रूम हीटर है, बाकी चीज इलेक्ट्रिसिटी है, इवन इससे भी है कि एक मेन कंपोनेंट है डोमेस्टिक पोल्यूशन का। और इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने कहा कि कोयला जो मेन फैक्टर रहता है, क्योंकि आम लोगों को आज तक पता ही नहीं है कि जो कोयला हम कांगड़ू में लेते हैं, जो हम 2400 घंटे अपने साथ रखते हैं, ये भी एक मेन फैक्टर है इसका। अब कहीं ना कहीं आम लोगों को इस चीज के लिए अवेयर करने की जरूरत है। हालांकि आपने पहले ही कहा कि जो आउटलाइन दी थी या पहले हम इनिशियल रिपोर्ट दी थी डायरेक्टर स्कीम, तो अब इस पर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। आम लोगों को बताना है कि डोमेस्टिक पोल्यूशन है क्या। अच्छा जी फैसल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम ये बात बताते हैं कि जनाब आब हवा खराब हो रही है, तो इसकी शऊरी बेदारी के लिए कोई अमली कदम अभी तक नहीं है कैंपेन के तौर पर। फिर हमने देखा था कि लास्ट टाइम ऑक्सीजन जोन्स बनाए गए थे और ये कहा गया था कि ये जनाब ऑक्सीजन जोन्स हमने बनाने ताकि माहौलियात के अंदर शुद्ध हवा मिले, और कुछ जगहों पर कामयाबी हुई है, कुछ जगहों पर बिल्कुल नाकामी हुई है। लेकिन ओवरऑल जो शजरकारी और जिस तरीके से ग्रीन जोन शहर के अंदर और शहर के बाहर बनाने हैं, क्या हुकूमत की नज़र इन सभी चीज़ों पर है? नए मास्टर प्लान में इनकी जगह दे दी गई है? देखिए, आपने मास्टर प्लान की बात की तो कुछ दिनों पहले ही एक रिपोर्ट आई थी कि मास्टर प्लान से डिले रिसोर्स की वजह से उसमें डिले हो रहा है, यानी रिसोर्सेस हुकूमत के पास नहीं हो। तो ये मास्टर प्लान की जब हम बात करते हो तो वो मास्टर प्लान के लिए जो काम होना चाहते थे वो हो नहीं। जहां तक आप पोल्यूशन की बात करें तो आप देखिए दिन ब दिन जो है डिफॉरेस्टेशन होती हुई नजर आ रही है। खासकर श्रीनगर की बात करें आपको मुश्किल से, आप अगर सिविल लाइन्स की बात करिए या बाकी एरियाज की बात करें तो कहीं ना कहीं आप कहीं पर भी आपको पेड़ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लगातार रोड्स बनाई जा रही है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, रिहायशी मकान बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन जो है वो आज भी पीक पर है। लेकिन अब जहां तक हमने आम लोगों में बेदारी की बात की तो वो भी कहीं ना कहीं लैग किया। अगर गवर्नमेंट के अगर इस वक्त जो रिपोर्ट आई है कि डोमेस्टिक पोल्यूशन है, घरों से पोल्यूशन होता है, अस्थमा की बीमारियां होता है, ये होती है, लंग्स बीमारियां होती है, तो इसके लिए अब अवेयरनेस की जरूरत है। स्पेशल कैंप्स निकाल करना है, स्कूलों में इस चीज की अवेयरनेस करनी है। उसके साथ साथ जो बाकी आंगनबाड़ी सेंटर्स है वहां पे लोगों को बहुत शुक्रिया जी फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और डिटेल्स शेयर करने के लिए। जी आसिफ।
चलिए, ये बात माहौलियात के हवाले से हो रही थी, तो हुकूमत का एक और मंसूबा है कि माहौलियात को बेहतर किया जाए, सयाहत को फ़रोग मिले। इसके लिए आने वाले दिनों के अंदर एक और फेस्टिवल वादी कश्मीर के अंदर होगा। जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि हाउस बोट जो फेस्टिवल है उसका इनेकाद डल झील में बड़ी खूबसूरती के साथ अंजाम दिया गया, लेकिन अब आने वाले दिनों के अंदर जो वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त वेट लैंड्स के ऊपर जो परिंदे बाहर के ममालिक से पहुंच रहे हैं, या जिनको मुहाजिर परिंदे कहते हैं, मेहमान परिंदे कह लीजिए, लाखों की तादाद में इस वक्त वैली पहुंच रहे हैं, उसके लिए भी एक फेस्टिवल का इनेकाद, यानी जो वेटलैंड्स है वहां पर ये पहुंचने वाले जो परिंदे हैं बेशतर हिस्सों के अंदर इस वक्त पहुंच चुके हैं, उसके लिए भी एक फेस्टिवल की तैयारियां की गई हैं। और सरमद हफीज जो कि सेक्रेटरी हैं टूरिज्म के, उनका एक बयान सामने आया। तकरीब के मौके पर उनकी तरफ से कहा गया कि हाउस बोट फेस्टिवल का इनेकाद भी इसलिए था ताकि टूरिज्म की तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इसके साथ जुड़े, मकामी सतह पर जो काम करने वाले लोग हैं, नुकसानात की भी भरपाई का एक मकसद इसके पीछे हमारा है। दूसरा, जिस तरीके से वो प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, ऐसे ही जो हिजरत करने वाले परिंदे हैं वैली पहुंचते हैं, और आज पहुंच भी रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पर आए हैं। और सयाहती मकामात को खुला रखने के लिए बड़ा कदम यह होगा कि न सिर्फ एक फैसला लिया गया है जिसके तहत इन मकामात को खुला रखा जाएगा, बल्कि अब फेस्टिवल का इनेकाद वाइल्ड लाइफ के साथ मिलकर परिंदों को देखने का मेला भी मुनाकिद होने जा रहा है, और अगले हफ्ते इसकी शुरुआत होने जा रही है। कुछ दिनों तक इसी तरीके से सिलसिला चलेगा। वहीं उनके मुताबिक पहलगाम, गुलमर्ग के साथ साथ दूध पथरी, यूसमर्ग और सोनमर्ग के मकामात पर भी सर्दी के पूरे आयाम में इनको न सिर्फ खुला रखा जाएगा, बल्कि सयाहती एतबार से जो मुमकिन इकदाम उठाए जा सकते हैं वो भी उठाए जाएंगे। और सबकी नजरें अब एक और फेस्टिवल पर, जहां पिछले दिनों हमने देखा कि हाउस बोट फेस्टिवल का इनेकाद कराया गया, हालांकि कम वक्त के लिए हुआ, कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कम से कम वीक या 2 वीक का ये प्रोग्राम होना चाहिए था टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन साथ ही यकीन दहानी ये करवाई गई है कि अब इसी तर्ज पर महकमा वाइल्ड लाइफ के साथ मिलकर इस हफ्ते नहीं बल्कि अगले हफ्ते एक बड़ा प्रोग्राम, एक बड़ा मेला शुरू होने जा रहा है, जिसमें जो बाहर से आने वाले परिंदे हैं उनको लोग देख सकेंगे, लुत्फ अंदोज हो सकेंगे वैली के अंदर। और ये टूरिज्म डिपार्टमेंट सारा काम कर रहा है। लेकिन जो 5 बड़े मकामात, अहम मकामात, सर्दियों में काफी परेशानी रहती थी, इस बार डिपार्टमेंट ने फिर से वादा कर दिया है। बीच बीच में जो परेशानी आती थी बर्फबारी के दौरान, खासतौर से गुलमर्ग है, दूध पथरी है, यूसमर्ग और सोनमर्ग, ज्यादा से ज्यादा कोशिश होगी कि रास्ते बर्फबारी के बीच भी खुले रहें, लोगों की रसाई आसान हो और टूरिस्ट आसानी से इन 4 से 5 मकामात पर जा सके। इसके लिए भी एक बार फिर से वादा टूरिज्म डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान की जानिब से कर दिया गया है। चलिए जनाब, बढ़ते हैं जी फटाफट से आगे। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक भी हमने लेना है, लेकिन बात ज़रा मशरकी लद्दाख और सिक्किम की भी आपको बताते चले, क्योंकि सरकार इंतहाई फूक फूक कर कदम उठा रही है और हर एक चीज़ का जवाब जो है वो दिया जा रहा है। और वजारत दिफा की तरफ से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि भारत की तरफ से नए ड्रोन्स यूनिट्स जो है वो लगा दिए गए सर्वेलेंस के लिए ईस्टर्न लद्दाख यानी मगरबी लद्दाख और सिक्किम के उन इलाकों के अंदर जहां पर चीनी सरहद बिल्कुल पास में है। नए ड्रोन्स का अमल दखल और ये अनमैन आर्म्ड व्हीकल जो है ये मिशन को 24/7 जिंदा रखने के लिए कोशिशें हैं। यानी मिशन क्या है जी, हमने पूरी नज़र रखनी है, गहरी नज़र रखनी है, तो उसके लिए ये 48 आवर 48 घंटों के लिए आपका हिमायती तौर पर ये ड्रोन जो है वो हवा में चलता रहेगा, देखता रहेगा कि क्या कुछ नकलामल जो है वो हो रही है। अपग्रेड जो हो रहे हैं जी उसमें कोई हैम्परिंग नहीं होगी, कोई टेम्परिंग नहीं होगी, और साथ साथ ग्राउंड स्टेशन और कोऑपरेटिव जो ऑपरेशनल यूनिट्स हैं वो आपस में तालमेल बनाएंगे इन्हीं निगरान ड्रोन्स की तरफ से। ऑनगोइंग मिलिट्री स्टैंड ऑफ इस वक्त चल रहा है जी चीन के साथ, और भारत ने अपनी स्ट्रेंथ को मजीद मजबूत करने के लिए सर्वेलेंस कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल और ईस्टर्न लद्दाख सिक्किम्स के अंदर मजीद ड्रोन्स की नस्ब करने का फैसला ले लिया गया है। और ये बात साफ हो रही है कि सरकार चीन के मामले में कितना संजीदा नजर आ रही है। चीन के साथ पिछले कई दौर की बातचीत हुई थी, ताहम पिछले 2 दौर के दौरान कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है। और अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि जहाँ लगातार ये खबरें आ रही है कि सरहद पार चीन की तरफ से नए नए प्रोजेक्टों को हाथ में लिया जा रहा है, अस्पतालों और फ्लाइंग स्टेशंस को बनाया जा रहा है। वहीं पर सरकार ने अब इन सभी मामलों पर नज़र रखने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला लिया है कि ड्रोन्स को इस्तेमाल में लाया जाएगा, और बाज़ाब्ता तौर पर जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसी से एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। ड्रोन कंपनीज के साथ ड्रोन को लाकर सरहदों पर तैनाती के लिए लगा दिया जाएगा।
चलिए जनाब, यहाँ पर ये एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू सूबे के लिए खुशी का मौका क्यों है, क्यों क्या कुछ होने जा रहा है। फिर आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा अब आहिस्ता आहिस्ता करके अपने इख्तिताम की ओर आ रही है, और भी कुछ मजीद खबरें आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। मिलते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।